स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे पहले आपने स्टार्ट्स में जो भी किया है वो थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल लगता है। हालांकि हमें लगता है कि हाँ, कलेक्शन ऑफ डाटा तक चैप्टर थ्योरी है, बाकी प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया। लेकिन फिर भी एक्चुअल नंबर्स, एक्चुअल कैलकुलेशन शुरू होती है इस चैप्टर से। तो जब भी हम कोई डाटा कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद हमने उसे ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमने प्रेजेंटेशन की, चाहे टेबुलर, चाहे ग्राफिकल, चाहे डायग्रामेटिक। असली जो एनालिसिस स्टार्ट हुआ, एनालिसिस वाली जो स्टेज आई, जिससे एक्चुअल आप कोई थ्योरी फॉर्मुलेट कर पाएंगे या आप एक्चुअल किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे, वो काम आपका यहाँ से शुरू हुआ। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये सेंट्रल टेंडेंसी वर्ड क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी माना एक सिंगल वैल्यू जो आपको पूरे डाटा को डिस्क्राइब कर दे। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है और आप सबकी इनकम याद रखिए, तो आपके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम को माइंड में रखिए, तो आपके लिए बड़ा आसान काम है। तो एक सिंगल फिगर जो पूरे इंडिया का एक स्टेटस आपको बता देगी कि इंडिया का फाइनेंशियल लेवल ये है, सो दैट इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के डिफरेंट मेजर्स हैं: मीन, मीडियन, मोड। मीन फिर अपने आप में कई तरह की है: अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। तो ये कुछ ऐसे हमारे पास टूल्स हैं स्टैटिस्टिक्स के, जो हमें पूरी सीरीज के बारे में एक आइडिया दे देते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे मेनली मीन की। तो एवरेजेस क्या हैं? एवरेज मीन्स मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर ऑफ लोकेशन। एक सिंगल वैल्यू जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर दे। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मेरी क्लास के एवरेज मार्क्स 85 हैं, तो एक अंदाजा होता है कि हाँ ठीक है, दिस काइंड ऑफ अ टीचर शी इज। या अगर आप कहीं जाते हैं और आप ये बोलते हैं 10th में मैंने 92% स्कोर किया था, तो मे बी यू आर वेरी बैड एट इंग्लिश, मे बी यू स्कोर्ड 98 इन ऑल सब्जेक्ट्स एंड you know in 78 or something in English, but average will not communicate all that. एवरेज सिर्फ एक आइडिया देगी आपका एक लेवल पे कि हाँ, ऑन एन एवरेज ये बंदा ऐसा है, या ऑन एन एवरेज इसका इंटेलेक्चुअल स्टेटस ये है। तो बजाय आपके मैं सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स याद रखूं, मेरे लिए एक फिगर लर्न करना, एक फिगर को माइंड में बियर करना इजी हो जाता है, और उस सिंगल फिगर से मुझे एक पूरी सीरीज का आइडिया हो जाता है, राइट? तो क्रॉक्सटन एंड काउटन ने डिफाइन किया एन एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ द डाटा। अब आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि मीन का आंसर, मीडियन का आंसर, मोड का आंसर ऐसा नहीं आ सकता कि जो सीरीज के बिल्कुल बाहर हो। आप एक ऐसी सीरीज ले रहे हैं, जैसे सपोज मुझे विराट कोहली का एवरेज निकालना है कि ऑन एन एवरेज वो कितना स्कोर करते हैं। अब उनकी एवरेज क्या 585 रन पर मैच आ सकती है? आंसर इज नो। तो एवरेज एक ऐसी वैल्यू होगी जो रेंज के बीच में होगी। वो आज तक अगर जीरो पे आउट हुए हैं और मैक्सिमम सपोज उन्होंने 220 रन मारे हैं, तो जो उनकी एवरेज होगी वो 0 to 220 के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगी। आपकी सीरीज के बाहर का कोई नंबर कभी एवरेज नहीं होती, क्योंकि एवरेज का मतलब ही है कि अगर डाटा को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो क्या आएगा, डाटा को दो भागों में बांटे तो क्या आएगा, डाटा में सबसे ज्यादा कौन सी आइटम रिपीट हो रही है, तो वो डाटा के बाहर कैसे हो सकती है, राइट? सो क्लार्क डिफाइंड एवरेज इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल फिगर, जो एक फिगर पूरे होल ऑफ फिगर्स को इलेबोरेट कर दे। According to Bolle, averages are statistical constants which enable us to comprehend in a single effort the significance of the whole। पूरे डाटा को आप एक फिगर से कॉम्प्रीहेंड कर पाओ, समझ पाओ, अंदाजा लगा पाओ, तो वो आपको स्टैटिस्टिक्स में एवरेज करके देता है। तो इस एवरेज के फंक्शंस क्या हैं? कंपैरिजन करना आपके लिए इजी हो जाएगा। जब आप देखेंगे इंडिया की पर कैपिटा इनकम इतनी है, यूएस की इतनी है, बांग्लादेश की इतनी है, चाइना की इतनी है, जापान की इतनी है, इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू कंपेयर कौन सी कंट्री का स्टेटस क्या है। सिमिलरली अगर मेरे सामने 10 स्टूडेंट्स हैं, मुझे उनके 10th की एवरेज पता है, आई कैन कंपेयर, तो कंपैरिजन इजी हो जाता है।
आपके लिए कोई भी पॉलिसी बनाना ईजी हो जाता है। जैसे अगर मैं देख रही हूँ कि ऑन एन एवरेज 4 स्टेट्स में कोविड पेशेंट ज़्यादा है, तो मैं उन 4 स्टेट्स को लॉकडाउन करूँ, बाकी इकोनॉमी को खोलूँ। तो मेरे लिए कोई भी पॉलिसी बनाना ईज़ी हो जाएगा व्हेन आई विल बी हैविंग एन एवरेज। एवरेज के बिना कोई भी पॉलिसी फॉर्मुलेट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, नटशेल में पूरे डाटा को डिस्क्राइब कर देता है एवरेज। नो आपने पूरे साल कितने टेस्ट बंक किए, क्या किया क्या नहीं, मुझे इतनी डिटेल नहीं चाहिए। 10th में आपका एवरेज स्कोर इतना था, शॉर्ट में मुझे आपका एकेडमिक स्टैंडर्ड पता लग गया। ओवरऑल आपने क्या किया क्या नहीं मुझे डिटेल नहीं पता, और मैं उस एवरेज पे रिलाई कर रही हूँ। तो पूरे यूनिवर्स को ये रिप्रेजेंट करता है। आपको पता है कि स्टैट्स में जब हम कहते हैं यूनिवर्स, तो यूनिवर्स से हमारा मतलब क्या होता है? जिनके बारे में हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, है ना? स्टैट्स में हमारा यूनिवर्स से मतलब होता है जिनके बारे में हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, राइट? तो पूरे मेरे यूनिवर्स को एवरेज जो है वो डिफाइन करती है, राइट? सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्स पूरे डाटा को ये मेरे समराइज कर देती है, नटशेल में मुझे दे देती है कि अगर मान लीजिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है, तो एक फिगर मुझे समराइज्ड वे में इंडिया के बारे में बता रही है। या अगर मुझे ये जानना है कि इंडिया में पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन कितने लोग रह रहे हैं, तो मुझे एक समराइज्ड डाटा मिल गया। मुझे एक समराइज्ड डाटा मिल गया कि ऑन एन एवरेज इतने परसेंट। इट डजंट मीन ऑल ओवर इंडिया उतने ही रहते हैं, कोई स्टेट ज्यादा पुअर हो सकती है, कोई कम, लेकिन ऑन एन एवरेज। तो मैं 28 स्टेट्स का पॉवर्टी लाइन नहीं याद रख सकती कि कितने लोग रह रहे हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। मैंने पूरा नेशन का एक एवरेज ले लिया, तो एक फिगर मुझे पूरा एक आइडिया दे रही है। सो समराइज हो गया मेरा डाटा। एक अच्छी एवरेज कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सो व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड एवरेज? वो रिजिडली डिफाइन होनी चाहिए। रिजिडली डिफाइंड मीन्स उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होना चाहिए, ताकि अगर मैं निकालूं मीन तो भी आंसर वही आए, आप निकालो तो भी वही आए, कोई और निकाले तो भी वही आए। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। ऐसा नहीं होना चाहिए आधे डाटा पे बेस्ड हो, या 2 आइटम्स पे बेस्ड हो, 50% पे बेस्ड हो। सारी सीरीज पे बेस्ड होनी चाहिए। अगर हमें उसे फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट देना हो, फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट से हमारा मतलब है कि जैसे अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, कि अगर 2 सीरीज की मीन मुझे पता हो तो मैं कंबाइंड मीन निकाल सकती हूँ, राइट? तो इट शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। इट शुड नॉट गेट अफेक्टेड फ्रॉम सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। यानी अगर मैंने सैंपल 100 आइटम्स थी, मैंने उसमें से 10 का सैंपल लिया, अगर मैं उस सैंपल को चेंज करूं तो मेरे आंसर में ज़्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए। थोड़ा तो ज़रूर आएगा, लेकिन सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ईजी होना चाहिए टू कैलकुलेट एंड टू फॉलो, और इट शुड बी बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस आइटम्स। अगर सारी आइटम्स आपकी हेट्रोजीनियस हैं, यूनिफॉर्म नहीं है, तो आप उस एवरेज पे रिलाई नहीं कर सकते। डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो मीन एंड पोजिशनल एवरेज। मीन फर्दर 3 टाइप्स की होती है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। हम लोग अभी 11th में सिर्फ करेंगे हमारी अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन हम ग्रेजुएशन में लेंगे, हार्मोनिक मीन हमारी ग्रेजुएशन में आएगी। दिस अर्थमेटिक मीन इज फर्दर बाइफरकेटेड इनटू 2, सिंपल एंड वेटेड, ओके, एंड पोजिशनल एवरेज एज मीडियन एंड मोड। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपके साथ सिंपल मीन डिस्कस करूंगी, ओके। कैलकुलेशन ऑफ मीन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में हम ये पढ़ के आए हैं कि बेसिकली सीरीज 3 टाइप्स की होती हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। तो पहले मैं आपको वो क्लियर कर दूं कि इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस 3 टाइप की सीरीज है हमारी। अब ये 3 टाइप की सीरीज कैसी होती हैं? मान लीजिए मैंने अपनी क्लास के बच्चों का टेस्ट लिया और मेरी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, और मैंने रोल नंबर वाइज एक लिस्ट बना दी उनके मार्क्स की। तो ये जो सीरीज है ये इंडिविजुअल सीरीज है,
कि रोल नंबर 1 इतने मार्क्स, रोल नंबर 2 इतने मार्क्स, रोल नंबर 3 इतने मार्क्स। अगर मान लीजिए मैंने टेस्ट 10 मार्क्स का लिया था, मैं उस डाटा को ऐसे क्लासिफाई कर दूं कि 0 नंबर इतने बच्चों का आया, 1 इतनों का आया, 2 इतनों का आया, 3 इतनों का आया टिल 10। तो ये हो जाएगी डिस्क्रीट सीरीज कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया मार्क्स, और वो मार्क्स कितने बच्चों के आए उसकी ले ली फ्रीक्वेंसी। तो दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज। और यही अगर मैंने टेस्ट 100 मार्क्स का लिया होता तो 100 तक मेरे लिए करना मुश्किल होता। तो मैं क्या करती कि 0 to 10 इतने बच्चों के आए, 10 to 20 इतनों के, 20 to 30 इतनों के। तो जब मैं उसको कंटिन्यूएशन में अगर एक्स को लेती तो मेरी हो जाती कंटिन्यूअस सीरीज। ये हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में क्लियर किया था कि अगर हमारा वेरिएबल डिस्क्रीट है तो उसके लिए डिस्क्रीट सीरीज बनती है, अगर हमारा वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है तो उसके लिए कॉन्टिन्यूअस सीरीज बनती है। डिस्क्रीट माना जो वेरिएबल 0 के बाद वैल्यू 1 ले सकता है, 0.5 नहीं ले सकता। जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, या तो 0 होंगे या 1 होंगे। 1.5 बच्चे तो नहीं होंगे, 0.5 बच्चे तो नहीं होंगे। तो डिस्क्रीट सीरीज जो 0 के बाद वैल्यू लेगी 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, पॉइंट में नहीं लेगी, एक इंटरवल के बाद लेगी। और कंटिन्यूअस वेरिएबल माना जो कोई भी वैल्यू ले सकता है, जैसे मेरी हाइट, माई हाइट कैन बी 155.34 सेंटीमीटर, राइट। तो जो वेरिएबल कुछ भी वैल्यू ले सके दैट इज कॉन्टिन्यूअस, और जो एक जंप के बाद वैल्यू ले वो डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए बनती है डिस्क्रीट सीरीज, और कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए बनती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल सीरीज से। इंडिविजुअल सीरीज में हम 3 मेथड्स लेंगे: डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है समेशन x डिवाइडेड बाय n, यानी जितनी भी आपके आइटम्स हैं उनका सम टोटल कीजिए, और सम टोटल करने के बाद उसे नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर दीजिए। शॉर्टकट में हम किसी एक नंबर को एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारी मीन है, फिर हर नंबर में से उस एज्यूम्ड मीन को माइनस करके निकालते हैं डेविएशन, और डेविएशंस के सम को हम n से डिवाइड करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं। स्टेप डेविएशन में हम इन डेविएशंस में से जो हमें कॉमन दिखता है उसको बाहर ले लेते हैं। तो ये डी डैश की बजाय हो जाता है डी, डेविएशन की बजाय डी डैश, यानी ऊपर डैश लगा के मैंने इसे इंडिकेट किया, और मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ बाद में उसी से जो मैंने कॉमन लिया था। अब ये बात थ्योरेटिकली मुश्किल समझ में आती है, प्रैक्टिकल से समझते हैं। मान लेते हैं मेरा माय नंबर्स आर 4, 8, 11, 3, 19, 40 एंड 45। मुझे निकालना है मीन। तो मेरे पास कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स। ये याद रखिएगा, तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा। तो पहला मेरा मेथड के अकॉर्डिंग, जिसको मैं कहती हूँ डायरेक्ट मेथड, उसके अकॉर्डिंग माय मीन इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n। ऐड कर लेते हैं सभी को, 8 and 4 12, 12 and 11 23, 26, 26 and 9 35, 45, 90 and 40 130। So my mean comes out to be 130 divided by 1 2 3 4 5 6 7। So it comes out to be 7 ones are 7, 6 0, 7 eights are 56, 7 fives are 35, 7 sevens are 49. So 18.57. This is my mean by direct method. Okay. I hope it is clear to you what I have done. I have added all the numbers and I have divided them by number of items. Now, if I have to do the same question by shortcut method, I will assume any number to be the mean. Let me assume this one.
Then I will take deviation. This is my x, I will take deviations. Deviations are x minus a. To whichever number you have assumed mean, आपने जिसे भी मीन माना है उसे हर एक नंबर में से माइनस करते जाइए. तो 4 में से 19 गए -15, 8 में से 19 गए -11, 11 में से 19 गए -8, 3 में से 19 गए -16, 0, 21 एंड 26. फिर समेशन ले लीजिए. समेशन डेविएशन कितना आ रहा है तो आप इन्हें ऐड करेंगे. 15 और 11 -26 और 8 -34, 40 एंड -50. तो माइनस वालों का सम आ रहा है 50, प्लस वालों का आ रहा है 47. तो मेरा समेशन डी आ गया इक्वल टू -3. फिर मैं फॉर्मूला लगाऊंगी मीन का. ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन. तो मेरा एज्यूम्ड मीन था 19 -3/50. तो 19 माइनस 0.30 पे भी नहीं जाएगा, 0. Yeah, it will be 19 minus 3 upon number of items to be 7. So 19 minus 7 threes are 7 fours are 28, 20, 7 twos are 14, and if I round it off I can do it 4 3. So it will come out to be 18.57. तीनों मेथड से आंसर सेम आता है, ये आपको ध्यान देना है. तीनों मेथड से आंसर आपका सेम आता है. Now let us do same question with step deviation method. In step deviation method, since there is nothing common, and most of the times in individual series there will be nothing common, so you will write d dash also to be the same, assuming that you have taken common to be -1. So there will be no change. Your answer will continue to remain same. And you will write it d dash into I, and it will be same because I is 1 only. So in individual series it happens. I take another question to clarify you. Say for example, say 4, 20, 19, 32, 42, 50. Okay, let us suppose this is my x. Suppose deviations are, I have assumed 20 to be the mean. So deviations are -16, 0, -1, 12, 22 and 30. So summation D comes out to be 30 and 22, 52, 62 and 64. So their sum total is +64 and it is -17. So +64 -17 comes out to be +47. Now since there is nothing common, I will take D dash to be the same, assuming that I have taken 1 to be common. So summation D dash will also be same, equal to +47. So my mean will be equal to A plus summation D dash divided by N into common factor, or we also indicate it by I. So it is 20 plus 47 divided by 6, the number of items, into 1. So 20 plus 6 sevens are 42, 50, 6 eights are 48, 20 and 33. So comes out to be 27.83.
I hope it is clear to all of you. So now you can try this question by three methods. Pause your video here. I will not be waiting, but you need to pause the video here, solve it, and then proceed. And for your convenience, answers are given. Once you solve, you can tally. Okay. Now, average in individual series is used so frequently. For example, if there are three numbers, I need to find out average. No, the middle number will be the average. If I set them on ascending order, 6 will be the average. 6, 3, 3. So 3 and 3, 6 and 6, 12, 12 divided by 3, 4 will be the average. No? 7 and 6, 13, 16, 16 and 8, 24, 24 by 4 equal to 6. 11 and 9, 20, 20 and 1, 20, 128 by 4, 7. 8 and 7, 15 divided by 3 comes out to be 5. 12 and 8, 24, 20, 24, then 30, 40, 50. 50 divided by 5, 10. Now there is a person called Sanju. He has played 3 matches, 10, then 14, then 6. So average will be 24 plus 6, 30. 30 divided by 3 comes out to be 10. Similarly, there is a person who read 5 books in January, 8 in February, 4 in March, 7 in April. So 5 plus 8, 13, 13 and 4, 17, 17 and 7, 24. 24 divided by 4 comes out to be 6. So very frequently this individual series mean is used. Okay, I hope it is clear to you. Now we proceed towards discrete series. See, in discrete series, what do we do? The all formula are same, लेकिन आप इसको थोड़ा सा लॉजिकली समझो, आपको थोड़ी इससे क्लैरिटी आ जाएगी. देखिए, अगर मेरा डाटा ऐसा था 20 20 20 20 20 20 20 20, तो मैंने उसे डिस्क्रीट सीरीज में ऐसे लिख दिया कि 20 की फ्रीक्वेंसी 8 है. तो अब मैं 20 को 8 बार ऐड करती या मैं 20 को 8 से मल्टीप्लाई करूं, बात तो बराबर है. नो, एडिंग 28 टाइम्स या 28 जा, बात बराबर है. तो मैंने समेशन x की बजाय क्या कर दिया, x को f से मल्टीप्लाई. तो देखिए मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, मेरा फॉर्मूला हो गया समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ. एफ कुछ नहीं है, नंबर ऑफ आइटम्स ही तो है ना. आपने उसी को तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में ऑर्गेनाइज किया था. अगर आपकी 100 आइटम्स थी तो फ्रीक्वेंसीज का सम टोटल 100 ही आता था ना, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को याद करो तो डायरेक्ट मेथड से मेरा फॉर्मूला हो गया समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ. शॉर्टकट से हो गया ए प्लस समेशन एफ को अब हम डी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो डेविएशन हमारी आएंगी. और डेविएशन कैसे आएंगी, हर एक वैल्यू में से एज्यूम्ड मीन को माइनस करके. अगर उसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, कॉमन ले लीजिए, आपके पास आ जाएगा डी डैश. फिर डी डैश को मल्टीप्लाई करिए एफ से, डिवाइड करिए समेशन एफ से और कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ये हमें प्रैक्टिकली ज्यादा अच्छा समझ में आएगा. प्रैक्टिकली हम देखते हैं, हमें x गिवन था, हमें f गिवन था, हमने सीधा f और x को मल्टीप्लाई किया. राइट, हमारा 28 जा 160, 30 12 जा 360, 40 20 800, 50 इंटू 10 500, 60 इंटू 6. मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये वाले कॉलम को, मार्क्स वाले कॉलम को ये वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ. ठीक है ना, तो x को f से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. फिर इसके सम टोटल को हम बोलते हैं समेशन एफ एक्स, उसको मैं समेशन f से डिवाइड कर दूंगी. तो 2460 को मैंने 60 से डिवाइड किया, मेरा आंसर आ गया 41. अगर यही क्वेश्चन मुझे शॉर्टकट से करना होता तो मैं किसी भी एक नंबर को एज्यूम कर लेती कि ये मेरी मीन है. मैंने यहाँ 40 को एज्यूम कर लिया कि ये मेरी मीन है. 40 को एज्यूम किया, हर एक नंबर में से 40 माइनस किया, तो मेरी डेविएशंस क्या आ गई, -20, -10,
0, 10, 20, 30 ऐसे। अब हर नंबर को मैंने f से मल्टीप्लाई किया। ये जो डेविएशंस आई, इन डेविएशंस को मैं f से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो 20 इंटू -8 इक्वल टू 160, -10 इंटू 12 -120। ठीक है, तो ये सम टोटल आया मेरा 60। तो यहाँ मैंने पुट किया 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाय समेशन f 60। तो आंसर मेरा फिर वही आ गया 41। अब आप ये देख सकते हैं इस d में 10 कॉमन है। तो स्टेप डेविएशन में हमने क्या किया, d में से 10 को डिवाइड कर दिया। बाकी सारे स्टेप सेम है हमारे। ये हमारा f है, ये हमारा d है। इसमें 10 कॉमन दिख रहा है, सब पूरे को 10 से डिवाइड कर दिया। अब मैं f को d से मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, d डैश से करूंगी। 8 2 जा -16, 12 -1 -12, 20 0 0, 10 1 जा 10, 6 2 जा 12, 6 4 3 जा 12। और ये आप देखेंगे पहले 60 आ रहा था, अब 6 आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एज्यूम्ड मीन प्लस एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू जो आपने कॉमन वेक्टर लिया। तो कॉमन लिया था 10, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, वापस हमारा आंसर आ गया 41। तो अब फिर यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन अपने हाथ से दोनों मेथड से करिए, तब आगे बढ़िए। अदरवाइज आपको वीडियो देखने का एडवांटेज नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि वीडियो के साथ ही हमारा ये टॉपिक परमानेंट हो जाए, माइंड में सेट हो जाए, तो इसको साथ साथ ऐसे पॉज करके आपको करना होगा। अब चलते हैं हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमें ऐसे क्लास इंटरवल्स दिए हुए होते हैं और फ्रीक्वेंसीज दे रखी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले मिड वैल्यूज निकालते हैं। यानी जो हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसमें लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करके हम मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं डू इट योर सेल्फ का एक क्वेश्चन आपके साथ ले लेती हूँ, और आई क्रिएट अ क्वेश्चन ऑन माई ओन। मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, से 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 50। देखो मैं इन अनइक्वल क्लास इंटरवल ले रही हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस हिसाब से मेरी मिड वैल्यू थोड़ी सी बस चेंज हो जाएगी। और मैं जब डेविएशंस लूंगी तो थोड़ा ध्यान रखूंगी। 4 2 7 9 8 and suppose it is 5। ओके, तो पहले मैं निकाल लेती हूँ मिड वैल्यूज। मिड वैल्यूज आ गई मेरी 5, 15, 25, 35, 80 और 50 की कैसे आएंगी, सॉरी इट इज 30 एंड 50, सो इट विल बी 40। 50 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, 80 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2, 80 एंड 100 डिवाइडेड बाई 2। तो मेरी मिड वैल्यूज ऐसे आ गई। अब इन मिड वैल्यूज से मैं f को मल्टीप्लाई कर दूंगी। 4 5 20। देखो स्टैट्स के स्टूडेंट की टेबल स्ट्रांग होनी चाहिए। 30 तक टेबल्स आपको टिप्स पे होने चाहिए, थोड़े से अंडर रूट आपको टिप्स पे होने चाहिए। अगर आप 25 को 7 से मल्टीप्लाई करना है लिख लिख के करोगे, आपका पेपर पूरा नहीं होगा। 65 8 जा 130, 134 जा 520। देखो मैंने कैसे ब्रेक कर लिया, मुझे पता है 65 13 5 जा होता है, तो ऑब्वियसली अगर इसको डबल करूं तो 130 आएगा, और डबल से भी मुझे 4 टाइम्स करना है। तो दिस इज हाउ हम शॉर्टकट माइंड में बनाते रहते हैं, और ये सब प्रैक्टिस की चीज़ है। 9 5 जा 45। अब आप इसका करिए सम टोटल और इसका करिए सम टोटल।
तो ये हुआ 8 and 5 13, 13 and 9 is your 21, 28, 30 and 34। हालांकि मेरी कोशिश ये थी कि मैं ऐसी फ्रीक्वेंसीज कर दूं कि ये राउंड ऑफ नंबर आ जाए, बट ये राउंड ऑफ नहीं है फिलहाल। देन इट कम्स आउट टू बी 5, 7 and 6 13, 20, 25, 2, 6, 6 and 5 11, 11 and 4 15। So my mean comes out to be समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ। देखो एग्जाम में फॉर्मूला हमेशा ज़रूर लिखना है, ताकि अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो टीचर हाफ मार्क डिडक्ट करेगा, पूरा नहीं आपका क्रॉस कर देगा। उसे ये क्लियर हो जाएगा कि आपको मेथड आता है, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। डिवाइडेड बाय 34, इट कम्स आउट टू बी 45.73। This is your mean by direct method. Which method I have used? Direct method. Now I do the same question by shortcut method. My x was 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 50, 50 to 80, and 80 to 100. My f is 427985. So it has to be same. So first I calculate mid values: 5, 15, 25, 40, 65 and 90. Then I assume this to be the mean, 40. Okay. And I take deviations. So my deviations come out to be minus 25, minus 15, minus 35, minus 25, minus 15, 0, 25 and 50. Now I multiply f with d. So minus 35 into 4, minus 140, minus 25 into 2, minus 50, माइनस 15 इंटू 7। मैं क्या कर रही हूँ, मैं एफ वाले कॉलम को, दैट मीन्स ये वाले कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, 15 7 ज़ा 105, देन 0, 25 8 ज़ा 200, 55 ज़ा 250। सो प्लस वाले अलग ऐड कर लिए, माइनस वाले अलग ऐड कर लिए, 155, 195 एंड 295। तो मेरा आंसर आ गया प्लस 155। ठीक है, तो मीन क्या होगी, यहाँ फॉर्मूला क्या है, एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। समेशन एफ हमने अभी किया था, 34 आया था, वही यहाँ भी होगा। तो मेरी एज्यूम्ड मीन है 40 प्लस 155 डिवाइडेड बाय 34। सो लेट्स सी what it comes out to be. It comes out to be same thing, that is 45.73. Okay, now let us do the same question with step deviation method. So it is x, f, mid value,
then deviations, then d dash, and then we shall multiply it with fd dash. It is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 50, 50 to 80, and 80 to 100. So my frequency comes out to be 427,985. ठीक है, मिड वैल्यूज आ गई 5, 15, 25, 40, 65 एंड 90। मैं इसी को लेती हूँ एज्यूम्ड मीन, ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। डी डैश आ गया मेरा -35, -25, -15, 0, 25 और 50। अब सब में आपको 5 कॉमन दिख रहा होगा, तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। अब एफ से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 4 ज़ा 28, 5 2 ज़ा 10, 7 3 ज़ा 21, 0, 8 5 ज़ा 40, 5 10 ज़ा 50। इसका सम टोटल आ गया 90 और इसका सम टोटल आ गया 9 एंड 5। तो 90 में से 59 गए तो हमारा बचा 31। ठीक है, तो हमारी मीन कितनी हो गई? हमारी मीन हो गई 40 प्लस 31 अपॉन 34 इंटू कॉमन फैक्टर जो हमने लिया था 5, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था? ए प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन एफ मल्टीप्लाइड बाय कॉमन फैक्टर जो भी आपने लिया है। तो आप सॉल्व करिए, वापस वही आएगा आपका। सो 45.73। अब आप इस क्वेश्चन को, वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, और होने के बाद नीचे आपको इसके आंसर मैं दे रही हूँ, उसको आप पॉज करके टैली कीजिए कि आपके आंसर ठीक आए या नहीं आए। अगली वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी कंबाइंड मीन, वेटेड मीन, करेक्टिंग मीन एंड फाइंडिंग द मिसिंग वैल्यूज। और ये 4 टाइप के क्वेश्चंस के साथ आपका मीन चैप्टर कवर अप हो जाएगा। I hope it was a great learning experience. Please write in comment box in case you find any problem in the video or you find it interesting, or a genuine feedback in a decent language. I will not request you to subscribe, because in case you subscribe, it is your advantage, not mine. Thank you so much. Have a nice day.